बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े थे। एक आर्हीनियस का कंसेप्ट पढ़ा था और एक लोरी ब्रांस्टेड का कंसेप्ट पढ़ा था। तो इन दोनों को अगर आप देखें तो आर्हीनियस कंसेप्ट में आर्हीनियस ने ये बात की थी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है जी, जिसको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो अगर आपको हाइड्रोजन आयंस दे तो उसको हम एसिड कहते हैं। और अगर कोई कंपाउंड या स्पीशी वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रोवाइड करे तो उसको हम बेस कहते हैं। जबकि लोरी ब्रांस्टेड ने इससे थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट दिया और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल या स्पीशी जो कि प्रोटॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है, जिसके अंदर एक प्रोटॉन देने की सलाहियत पाई जाती है, आप उसको लोरी ब्रांस्टेड एसिड कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल या वो स्पीशी जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर रही होती है, यानी जिस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्रोटॉन लेने की सलाहियत पाई जाती है, एक इलेक्ट्रॉन कबूल करने की सलाहियत पाई जाती है, उसको आप लोरी ब्रांस्टेड बेस कहते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे जैसे इन्वेंशन होती गई तो बाद वाले साइंटिस्ट ने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस डेफिनेशन के ऊपर फिट नहीं आते। जैसे कि अपने ज़माने के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे गिलबर्ट न्यूटन लीविस। इन्होंने 1923 के अंदर एसिड्स और बेसिस के मुतालिक एक और कंसेप्ट पेश किया। वजह ये थी कि आपके सामने एक कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इस तरह के तमाम कंपाउंड्स जो है ना, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ना तो प्रोटॉन डोनर के तौर पे एक्ट करते हैं, ना ही प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, ना इनमें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, ना हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। तो बाद में फिर कंफ्यूजन ये पैदा हुई कि ये कंपाउंड्स ना प्रोटॉन लेते हैं, ना देते हैं, ना आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयंस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये एसिड और बेसिस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो गिलबर्ट न्यूटन लीविस, जीएन लीविस ने इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आपने एसिड और बेसिस के बारे में एक बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट पेश किया। यानी आपने आर्हीनियस कंसेप्ट और लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट के अंदर जो थोड़ी सी उनकी लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को ख़त्म करके एक ब्रॉडर कंसेप्ट दिया। और आपने जो कंसेप्ट बेसिकली यूज़ किया उसमें आपने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की। आपने हाइड्रोजन आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन या इसकी प्रोटॉन्स की बात नहीं की, बल्कि आपने इलेक्ट्रॉन्स की बात की। और ये कंसेप्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर फिट आता है। तो इससे पहले मैं आपसे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूं कि आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है और एक बॉन्ड पेयर होता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है ना, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। मैं जस्ट आपकी रिवीजन के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि लोन पेयर क्या होता है। अच्छा, किसी केमिकल रिएक्शन में कोई भी जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, या दो एटम्स के दरमियान में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, या वो म्यूचुअली क्या करते हैं, एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं उनको आप बॉन्ड पेयर कहते हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि लोन पेयर जो है ना, दीज आर द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। वो इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते हैं, उनको आप लोन पेयर्स का नाम देते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है या पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसी भी फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं उनको आप बॉन्ड पेयर्स का नाम देते हैं, और जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे होते हैं उनको हम लोन पेयर का नाम देते हैं। तो अब चूंकि इस कंसेप्ट के अंदर लोन पेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए ये चीज मैंने आपको पहले बता दी। अब लीविस ने एसिड और बेस के मुतालिक अपना क्या कंसेप्ट पेश किया था। लीविस ने ये बात कही थी
कि लीविस के कंसेप्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड और मॉलिक्यूल विच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एसिड। कोई भी ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल या स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करता है, जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करने की सलाहियत रखता है, उसको आप क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और उसको आप एसिड कहते हैं। और बेस के मुतालिक उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है, यानी उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की एबिलिटी मौजूद होगी, दैट इज नोन एज बेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ब्रॉडर कंसेप्ट है जो कि जी.एन. लीविस ने 1923 के अंदर पेश किया था। आपकी इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में इजाफे के लिए बताता चलूँ कि गिलबर्ट न्यूटन लीविस जो है ये अपने ज़माने के एक बहुत बड़े फिजिकल केमिस्ट्री के माहिर थे और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के डीन थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो एसिड फॉर बेसिस के कंसेप्ट के ऊपर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। ठीक है, तो अब एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं और बेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इसके पीछे जो एक सिंपल या बेसिक कंसेप्ट काम कर रहा है वो आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपने ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल पढ़ा हुआ है और उसमें आपने ये देखा है कि तमाम एटम्स की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीटली फिल करते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या इससे यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये किसी ऐसे मॉलिक्यूल या स्पीशी के साथ मिलेंगे जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पे एक्ट कर रहे होती हैं ये वो स्पीशीज होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो कंप्लीटली फिल होते हैं। इसके अलावा इनमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स भी मौजूद होते हैं, यानी वो एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते, वो लोन पेयर होते हैं और केमिकल बॉन्डिंग के दौरान वो उसको दूसरे मॉलिक्यूल या स्पीशी को डोनेट कर देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें ना एक एग्जाम्पल है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर जब इकट्ठे रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास एसिड बेस कंसेप्ट जो है ना लीविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस बनते हैं। ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। तो अब आप वाटर को आप देखें तो वाटर की स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरह ड्रा करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो वाटर होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन है ना, इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर में जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है जी, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको नजर आ रहे हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा ना तो वाटर जो है ना इट हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, देखिए अब आप जरा इसको थोड़ा सा समझिए कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है, जब ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा ना तो ब्रेकअप होने के बाद आपके पास हाइड्रोजन H पॉजिटिव बनेगा और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव बन जाता है। हाइड्रोजन जो है ना इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया है, लिहाजा इसके ऊपर पॉजिटिव 1 का चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन जो है ना ये हाईली अनस्टेबल है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इट इज इन सर्च ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। लिहाजा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के पास जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा। ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बनती है जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको आप यूं करके लिखेंगे, ये हाइड्रोजन ड्रा करने के बाद यहां पे आपने ये एरोहेड की मदद से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आप इसके ऊपर +1 चार्ज लिखते हैं,
ये आपका हाइड्रोनियम आयन, और इसके साथ हमारे पास Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बनेगा। तो अब इस कंसेप्ट के अंदर आप देखें, यहां पे हमारे पास आप देखें कि HCl क्योंकि एक प्रोटॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। जबकि वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस एग्जांपल के अंदर HCl जो है ये लीविस एसिड है, इसको आप क्लीन करके लिख लें, ये लीविस एसिड है, और ये वाटर जो है ये आपके पास लीविस बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो अब एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग होती है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये आपने शायद पहले पढ़ा होगा। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ chemical bond in which the shared electron pair is donated by only one of the two participating atoms. केमिकल बॉन्डिंग की वो टाइप जिसमें एक एटम पूरे का पूरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है और दूसरा एटम एक्सेप्ट कर रहा होता है, उससे जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आपकी आसानी के लिए मैं इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का याद रखिएगा कि इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय ओनली वन ऑफ द टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स, ठीक है ना। तो ये कोवलेंट बॉन्ड की एक स्पेशल टाइप होती है जिसमें एक पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक मॉलिक्यूल या स्पीशीज दे देता है और दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग जो कि आपने पढ़ी हुई है ना, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया, दूसरा एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन में दिया, तो उनकी शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। उसमें एक पूरे का पूरा मॉलिक्यूल या स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर की कमी होती है, और दूसरा जो होता है उसके पास एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेस में पड़े होते हैं। तो जिसके पास एक्सेस में पड़े होते हैं वो फरागत का मुजाहिरा करता है, फराग दिली का मुजाहिरा करता है, और वो कहता है कि भाई मैं अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर उसको दे दूं तो उससे भी मेरी एक पार्टनरशिप या एक एसोसिएशन इस मॉलिक्यूल के साथ बिल्डअप हो सकती है। तो ये पार्टनरशिप या ये जो एसोसिएशन होती है, इसी को तो आप केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखें तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसने अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया, तो इससे इनके दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो एक चीज और याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हमेशा हम एक एरो हेड की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया है कि जब आप यहाँ पे वाटर लिखेंगे ना, हाइड्रोनियम आयन लिखेंगे, तो यहाँ पे ही आपने एरो हेड प्लेस करना है। स्टूडेंट्स, बुक के अंदर ये एरो उसने नहीं किया, बल्कि उसने सिंपली जैसे आप सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ना एक स्ट्रेट लाइन से, इस तरह बुक वाले ने मेंशन किया हुआ है। लेकिन आई रिकमेंड एंड कि आप ना यहाँ पे एरोहेड इस्तेमाल करें, इट इज मोर सूटेबल एंड इट इज मोर कन्वीनियंट, ठीक है। लीविस कंसेप्ट को समझने के लिए आप एक और एग्जांपल देखें। हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। व्हेन दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, तो उस वक्त भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगेन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन जो है ना, इट कंटेन्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जो कि क्या करता है कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे को डोनेट करने की टेंडेंसी अमोनिया के अंदर पाई जाती है। अब चूंकि अमोनिया जो है ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा है, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि इट इज लीविस बेस, ये लीविस बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। और HCl जो है, HCl में हाइड्रोजन अगेन एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, लिहाजा HCl जो है इट इज लीविस। अमोनिया के अंदर HCl जो है ना ये लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा। अब जब आप इसको ड्रा करेंगे तो ड्रा करने के लिए अगेन आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप हमारे पास अमोनियम आयन बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपने अमोनिया ड्रा कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप ये हाइड्रोजन जो कि बाहर से आ रही है HCl से आ रही है, ये हमने डाल दी।
और यहां पे फिर आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को फिर आपने एक एरोहेड की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो ये ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज जो आएगा पॉजिटिव आएगा और साथ हमारे पास क्लोराइड आयन बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल है जो हम देखते हैं, इससे यही वाला कंसेप्ट हम आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा जी। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक और एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया इट रिएक्ट्स विद बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो यहाँ पे आप अगेन आप देखें तो अमोनिया के अंदर आपके पास जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन इट कंटेन्स लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जबकि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरोन होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। बोरोन का आप देखें तो बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 फ्लोराइड एटम्स के साथ, फ्लोरीन एटम्स के साथ मिलकर इसने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए गए हैं। तो इसका मतलब है बोरोन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर की सर्च में है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड की कोशिश ये है कि मैं किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ, किसी ऐसी स्पीशी के साथ अपना पार्टनरशिप या एसोसिएशन बिल्ट अप करूं, केमिकल बॉन्डिंग किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ बनाऊं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर फालतू पड़ा हो। तो अमोनिया कहता है भाई मेरे पास आ जाओ, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन फराख दिली का मुजाहिरा करता है और अपना ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस बोरोन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट कर देगा। जब इसको डोनेट करेगा तो अब आप देखें कि अमोनिया चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा, इसको आप लीवेस बेस कहेंगे। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लिहाजा इसको हम लीवेस एसिड का नाम देंगे, ठीक है जी। अब इनके मिलने से, इनकी एसोसिएशन से जो बॉन्ड हमारे पास बिल्टअप होगा दैट इज वेरी सिंपल। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से ड्रा करना है। पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो ये एग्जांपल्स आपने लाजमी कोड करनी होती है, ठीक है जी। ये BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड आपने ड्रा कर दिया। अब इनके दरमियान में आपने एक एरोहेड लगाना है और ये एरोहेड रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने लीविस कंसेप्ट को डिटेल के साथ देखा है। तो इस पूरे कंसेप्ट को अगर आप समराइज करें तो 1923 के अंदर G.N. लीविस ने ये कंसेप्ट पेश किया था और उसने आर्हेनियस कंसेप्ट और लोरी ब्राउनफील्ड कंसेप्ट के अंदर जितनी भी लिमिटेशंस थी, खामियां थी, उन खामियों को खत्म करके एक बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट देने की कोशिश की, ठीक है जी। और लीविस ने इलेक्ट्रॉन्स की बात की, उसने प्रोटॉन्स की या हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस की बात नहीं की, ठीक है ना। फिर ये याद रखिएगा कि लीविस ने ये कहा कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है वो बेस होता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करता है वो हमेशा एसिड होता है, ठीक है जी। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का मैंने आपको बता दिया कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स कहते हैं और जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। हिस्सा नहीं लेते, सॉरी, जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको आप लोन पेयर कहते हैं और जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको आप बॉन्ड पेयर्स का नाम देते हैं। और इस तरह दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जब एसोसिएशन बिल्ड अप होती है कि एक ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर दिया, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसको हम हमेशा एक एरोहेड की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से अपने इस टॉपिक को समझने के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आसानी के लिए मैं इस लेक्चर के एंड पे उर्दू में मैंने कुछ जो नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स भी शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि उर्दू मीडियम के बच्चों को भी इस लेक्चर को समझने में, याद करने में बहुत मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और इन वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।